चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। आज हमको क्या करना है, देखिए अब सीयूईटी पीजी 2023 एग्जाम होगा। अभी हम लोग उससे पहले डिस्कस कर रहे हैं बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 2022 तक यानी कि लास्ट ईयर तक डीयू ने अपना एग्जाम अलग लिया था, 23 से डीयू भी सीयूईटी के स्कोर को ही एक्सेप्ट करेगा। तो अभी हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस पेपर में जो जो आए थे हमारे टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि लॉ, जिसमें बिजनेस लॉ है और कंपनी लॉ है। फिर उसके बाद मैथ्स, स्टैट्स एंड ऑडिट। ये मेजरली 3-4 टॉपिक्स के क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। इन टॉपिक्स की बेटा अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 100 में से अप्रोक्सीमेटली 28 क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से थे। चलिए एक बार देखते हैं जरा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन 16 डिस्कस करना है बेटा। क्वेश्चन 16 है सिस्टम ऑडिट। तो बेटा सिस्टम ऑडिट में क्या होता है कि अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम को ऑडिट किया जाता है। ये सिंपल है, हमने क्लासेस में भी किया है, इसमें कोई खास बात नहीं है। सिस्टम का मतलब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर सिस्टम को आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है जी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी आपकी फर्म का अकाउंटिंग सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम है उसको ऑडिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है 17। इसमें बेटा ये स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट है, ये आपने किए होंगे। ऑडिटर फ्रॉड डिस्कवर करेगा, ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी टू डिस्कवर फ्रॉड। रिलेटेड टू फ्रॉड ऑडिटर की क्या क्या रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं, ये एसए 240 में, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट 240 में लिखा हुआ है बेटा। फर्स्ट इसका आंसर रहेगा। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, इंटर्न ऑडिटर। बेटा आप समझो जरा, इंटरनल ऑडिटर, यहां पर कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो कंपनी का मालिक कौन होता है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर रोज रोज खुद नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने अपॉइंट कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और बोला कि भैया आप डे टू डे वर्किंग चेक कर लो, हम तो साल में एक बार आएंगे और हमें बता देना क्या सही है और क्या गलत है, क्या स्टेटमेंट्स में आपने कर रखा है। अब बीओडी इससे पहले शेयर होल्डर्स को स्टेटमेंट दें, वो अपने पास ही एक इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं कि भैया एक सीए अपॉइंट कर लेंगे जो चेक करके बता देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर आएगा जो शेयरहोल्डर्स ने अपॉइंट किया है, कम से कम बेइज्जती नहीं होगी उसके सामने। अगर कोई कमी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इंटरनल ऑडिटर हमको बता देगा पहले से ही। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि शेयरहोल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करके रखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास बीओडी की कोई ऑप्शन नहीं थी, तो बीओडी भी रोज रोज नहीं आते, वो भी एक मैनेजमेंट बना देते हैं कंपनी की, वो काम करते हैं उनके बिहाफ पर सारा। तो आप अगर बीओडी की ऑप्शन नहीं है तो हम मैनेजमेंट वाली ऑप्शन को भी टिक यहां कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां पर हमारे पास मैनेजमेंट की ऑप्शन ए है, ठीक है जी। ए ऑप्शन जो मैनेजमेंट वाली है बेटा, हम इसको टिक कर देंगे यहां पर, ठीक है। वैसे अगर बीओडी ऑप्शन में होता तो बेस्ट ऑप्शन होती, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेस्ट ऑप्शन होती। इसके बाद है बेटा 19, टेस्ट चेकिंग। बेटा देखो जब भी कोई ऑडिटर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के लिए, जो ऑडिटर सी आता है, वो सारी ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकता। हजारों लाखों ट्रांजैक्शन है, इतना टाइम थोड़ी ना उसके पास की फटाफट से चेक करेगा। तो वो तो बस उनमें से कुछ यूनिट्स बाहर निकाल के उनको चेक कर लेता है, जिसको बोलते हैं सैंपल। हाँ, जिनको चेक करता है उनको तो पूरी डिटेल में चेक करता है, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी ट्रांजेक्शन चेक करके छोड़ देगा, नहीं। 1000 में से 10 करेगा, लेकिन 10 पूरी की पूरी करेगा शुरू से आखिरी तक, उसको ऑडिट ट्रेलिंग बोलते हैं। तो फिलहाल ऑडिटर सिर्फ सैंपल चेक करता है, दैट इज टेस्ट चेकिंग। मेरे ख्याल से यहां पर आ गया ए ऑप्शन, सैंपल चेक करता है, ठीक है। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 20, which of the following person are not eligible for appointed as an auditor of the company। बेटा कौन एलिजिबल है वो देख लेते हैं। कंपनी का ऑडिटर कौन कौन बन सकता है? कंपनी का ऑडिटर बेटा एक इंडिविजुअल सीए को आप कंपनी का ऑडिटर बना सकते हो, या एक फर्म ऑफ सीएज को भी आप ऑडिटर बना सकते हो। ये फर्म आपकी नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है और
LLP भी हो सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये लोग एलिजिबल हैं, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो एलिजिबल नहीं है। तो पार्टनरशिप फर्म एलिजिबल है, LLP फर्म ये भी एलिजिबल है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एलिजिबल नहीं है, बोथ नहीं, इसमें से ये है और ये नहीं है, तो सी ऑप्शन बेटर लग रहा है यहाँ पर, ये एलिजिबल नहीं है, सी ऑप्शन आ जाएगा इसका 20 का, ठीक है। इसके बाद है बेटा 21, ये बेटा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन हमारा स्टार्ट हो गया है 21। देखो जी 21 में क्या बोलता है, मीन वेट ऑफ ग्रुप ऑफ इतना आइटम इज इतना, ग्रुप ऑफ इतना आइटम ऐसे ऐसे ऐसे, कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है, ये आपने जरूर किया होगा मेरे साथ क्लास में। ग्रुप ए, ग्रुप बी, और ये कंबाइंड नाम बोल देते हैं, नंबर्स और मीन। मीन वेट ऑफ 20 का ग्रुप है, इसका मीन वेट है 30। अनदर ग्रुप ऑफ n आइटम, उसका मीन है 44। द मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, कंबाइन करेंगे तो 20 प्लस n हो जाएगा, और ये है 42। n की वैल्यू बतानी है, तो बेटा कुछ नहीं है, आपको कंबाइंड मीन का फॉर्मूला याद होगा, x बार 1 2 n1 इंटू x बार 1, फर्स्ट का नंबर इंटू फर्स्ट का मीन, n2 इंटू x बार 2 ओवर n1 प्लस n2। यहां पर अब अपने को क्या क्या मालूम है, कंबाइंड मीन मालूम है 42, n1 इंटू x बार 1, n1 x बार 1 20 30, n2 x बार 2 n 44 ओवर n1 प्लस n2 यानी कि 20 प्लस n। यहां से अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और n की वैल्यू आ जाएगी, ये है मेरे पास n आ रहा है बेटा 120, सिंपल सॉल्व करके आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी यहां पर ओके हो जाएगी अपनी, n आ रहा है 120। अगर आपको कॉपी करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना। तो ये 21 था, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमें करना है दैट इज 22 इन अ सीरीज 50% ऑफ द वैल्यूज आर बिलो एंड 50% अबव दिस। देखो बेटा आपने पढ़ा था मीडियन एक ऐसा नंबर है जो सीरीज के दो इक्वल पार्ट कर देता है, यानी कि 50% इससे कम होते हैं, 50% इससे ज्यादा होते हैं, तो दिस इज मीडियन। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। फिर 23 है बेटा, 23 में कहता है व्हिच मेजर ऑफ डिस्पर्जन हैज अ यूनिट डिफरेंट फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज। मतलब ये कह रहा है एक्स सीरीज अगर किलो में है तो कौन सा इनमें से किलो में नहीं आएगा। भाई रेंज होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ये किलो में आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम यूनिट पे ही चलता है, वो भी आएगा। अरिथमेटिक मीन भी सेम पर आएगा। वेरिएंस नहीं आएगा बेटा, वेरिएंस आपको परसेंटेज में या प्रोपोर्शन में बताएगा, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसकी यूनिट जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। इसके बाद हमको बोलता है 80% ऑफ वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। आपको याद होगा अगर r 0.9 है प्लस माइनस 0.9 कुछ भी, तो हम r स्क्वायर निकालेंगे और 0.81 हो जाएगा। और इसका मतलब होता है 81% तो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है और जो बच गया 19% वो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है, ठीक है जी। तो इस तरीके से r स्क्वायर हमको बताता है। तो कोएफिशिएंट डिटरमिनेशन r स्क्वायर ही होता है, बिल्कुल सही है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.81 है, गलत है जी। अगर r स्क्वायर यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यानी कि एक्सप्लेन्ड वेरिएशन 81% है तो r प्लस माइनस 0.9 होगा, तो ये गलत है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज दिस, गलत है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज दिस, ये गलत है। तो ए ऑप्शन यहां पर ठीक है हमारी। जितना भी r होता है उसका स्क्वायर करके वो परसेंटेज बताता है बेटा, ठीक है। इसके बाद है गिवन द इक्वेशन which of the following statement is true। ये सिंपल है बेटा, सिंपल आप जानते हो y is equal to mx plus c, ये लाइन की इक्वेशन होती है। और इस इक्वेशन में m जो होता है वो स्लोप होता है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो राइजिंग होती है लाइन, अगर स्लोप नेगेटिव है तो फॉलिंग होती है लाइन, ठीक है जी। चलो तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखिए तो स्लोप -5 है, y is equal to mx plus c, तो स्लोप -5 है यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है, फॉलिंग लाइन है,
तो ये रिग्रेशन लाइन फॉलिंग होगी ऐसे, तो इनवर्स रिलेशनशिप बनता है। और क्योंकि ये लाइन है, x की पावर 1 ही है मैक्सिमम, स्क्वायर होता तो पैराबोलिक हो जाता, नॉन लीनियर हो जाता। x की पावर मैक्सिमम 1 ही है तो लीनियर है, तो लीनियर हो गया और इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। तो बेटा ये इनवर्स एंड लीनियर, सी ऑप्शन ठीक लग रही है यहां पर। ठीक है, ये तो 25 भी कर लिया बेटा। 26 की बात करते हैं अब हम। Which of the following is a continuous random variable? देखो बेटा, मैं आपको बता देता हूं, रैंडम वेरिएबल बेसिकली दो तरह के होंगे, एक होगा डिस्क्रीट और एक होगा कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट जिसमें जो रैंडम वेरिएबल है कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यूज लेता है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, और कॉन्टिन्यूअस में वो पॉइंट्स में भी आ सकता है, प्लस माइनस कुछ भी, इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, चलिए। जेंडर ऑफ अ कस्टमर डिस्क्रीट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एकेडमिक सेशन, ये डिस्क्रीट है बेटा। आप समझो क्लास में से एक स्टूडेंट एब्सेंट होगा, 2 एब्सेंट होंगे, 3 एब्सेंट होंगे, कभी भी 2.5 स्टूडेंट एब्सेंट नहीं होंगे, 3.5 स्टूडेंट एब्सेंट नहीं होंगे। नंबर ऑफ डिफेक्टिव, वो भी पॉइंट्स में नहीं आएगा। टाइम बिटवीन द कस्टमर्स अराइवल एट अ बैंक, ये ठीक है जी, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, यानी कि डी ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई। ठीक है, एक कस्टमर 1 मिनट के बाद भी आ सकता है, 1.5 मिनट्स के बाद भी आ सकता है, 1.75 मिनट्स के बाद भी आ सकता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है। ठीक है। 27, suppose the data is normally distributed with mean 60, standard deviation 10, 95% ऑब्जर्वेशन किस किस वैल्यू के बीच में आएंगे, ऐसा पूछ रहा है बेटा। तो हमको पता है कि 95% ऑब्जर्वेशन मीन प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आती हैं। ऑलमोस्ट ऐसा है, ये तीन लिमिट आपने याद करी होंगी, 90, 95 और 99%। ठीक है जी, तो मीन प्लस माइनस 1.96 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन आ गया 60 प्लस माइनस 1.96, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, तो दिस इज 60 प्लस माइनस 19.6, तो ये यहां से आ रहा है बेटा 40.4 से लेकर 79.6 तक। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है। आप अप्रोक्सीमेटली देख लो, तो ये मेरे ख्याल से 40 to 80 वाला अप्रोक्सीमेट इसमें ठीक बैठ रहा है, तो 40 to 80 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद होगा, आपने किया होगा मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की लिमिट कितना परसेंट डेटा कवर होता है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना परसेंट होता है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना परसेंट होता है। ठीक है जी, तो मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में अप्रोक्स 95% डेटा कवर हो जाता है। तो आप प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन करके इसका सीधा आंसर निकाल सकते थे। मैंने 1.96 किया है, आप प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट आपका 40 और 80 आ जाता। ठीक है जी, फिर आ गया बेटा 28। ये वैसे तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसमें बहुत लंबी चौड़ी मैट्रिक्स हमको बनानी चाहिए थी, लेकिन हमारा तो एमसीक्यू टाइप है, हम क्यों इतना दिमाग लगाएंगे, सीधा सीधा कैलकुलेशन कर देंगे। कह रहा है प्राइस ऑफ 3 कमोडिटीज एक्स वाई जेड, प्राइसेस एक्स वाई और जेड के जो हैं वो है 10, 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। कस्टमर ए परचेजेस 5 यूनिट ऑफ एक्स, ये ए की क्वांटिटी आ गई, 6 यूनिट ऑफ y एंड 4 यूनिट ऑफ z। कस्टमर B परचेजेस, B की क्वांटिटी आ गई बेटा 10 यूनिट्स ऑफ x, 4 यूनिट ऑफ y एंड 2 यूनिट ऑफ z। टोटल अमाउंट स्पेंड बाय 2 कस्टमर्स इंडिविजुअली, दोनों ने कितना कितना अमाउंट स्पेंड किया बेटा। A को अगर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो A का एक्सपेंडिचर आ जाएगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। 10 रुपीस की 5 आइटम्स ली हैं, 50, 8 इंटू 6, 12 इंटू 4, ये A का एक्सपेंडिचर आ गया। अब B वाले को उसके प्राइस से इंटू कर दूंगा तो B का आ जाएगा 10 इंटू 10 100, 8 इंटू 4 32, 2 इंटू 12 24। तो ये A और B की वैल्यूज आ जाएंगी बेटा, इनको प्लस करके आप देख लेना, मेरे ख्याल से ये 146 आ रहा है, ये 156 आ रहा है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर लेना। 146 और 156 किधर हुआ बेटा, सी ऑप्शन हमारी आ गई, 28 का सी ऑप्शन आ गया हमारा।
ठीक है जी। इसके बाद 29 है बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक वी यूज सिंपलेक्स मेथड। सिंपलेक्स मेथड में बेटा सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं, लास्ट में जो cj माइनस zj रो होती है वहां पर हम ढूंढते हैं हाईएस्ट नॉन नेगेटिव नंबर। हाईएस्ट नॉन नेगेटिव आ जाता है तो नेक्स्ट टेबल बनती है, और अगर सारे के सारे नंबर यहां 0 या नेगेटिव आ जाएं, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ढूंढ रहे थे हम, अगर सारे के सारे 0 या नेगेटिव आ जाएं तो यही हमारी फाइनल टेबल बन जाती है। याद है ना, cj माइनस zj में सारे एलिमेंट अगर 0 या नेगेटिव आ जाएं तो ये फाइनल टेबल बन जाती है, हमें अगली टेबल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पर कह रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टेक्निक by using the simplest method for a problem solving maximization objective function the optimal solution is indicated। यानी कि फाइनल टेबल कब आएगी, जब एंट्रीज इन द नेट एवोल्यूशन रो यानी कि cj माइनस zj रो आर 0 या नेगेटिव हो जाएं, 0 या नेगेटिव बी पार्ट। चलिए बेटा अब कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 30 ये हमको बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब इसका अगर मुझे ये एफ ऑफ एक्स अज्यूम कर लेता हूं, इसका अगर डेरिवेटिव करना है तो बेटा प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये डेरिवेटिव मेरे पास आ गया, एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल, एक्स बच गया, और ये 2x इधर आ गया log x, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन दी हुई है सब में ही x बाहर कॉमन निकाला हुआ है, तो मैं भी वैसे ही कर लेता हूं, फिर x यहां से कॉमन निकाल लेता हूं, ये 1 हो जाएगा और ये 2 log x ऐसा बच जाएगा। ठीक है जी, अब मैं ऑप्शन मैच कर लूंगा, x बाहर निकालती 1 + 2 log x आएगा बेटा, x बाहर निकालती 1 + 2 log x, यानी कि सी ऑप्शन सही बन रही है। ठीक है जी, आप पॉज करके एक बार इसको कॉपी कर लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन 31 पर। टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म, ये कॉस्ट फंक्शन हमको गिवन है 1/10x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1000 c डैश x 2x/10 माइनस 5। ठीक है जी, ऐसा हो गया, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। अब कह रहे हैं द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज 1000। अब इस मार्जिनल कॉस्ट में x को 1000 पुट कर देना है बेटा, सो 2 × 1000/10 माइनस 5, एक बार सॉल्व कर लो, 2000/10 इज 200, 205 आ रहा होगा आंसर। क्रॉस चेक कर लो बेटा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 32। इफ द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फर्म, ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया है, P इन्होंने डिनोट कर दिया है, प्रॉफिट नहीं है प्रोडक्शन है, 1/3x²। ठीक है, P is the total output, X is the input, ऐसे ऐसे you need to require मैक्सिमाइज करना है इस प्रॉफिट प्रोडक्शन फंक्शन को। मैक्सिमाइज कैसे करते हैं बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालूंगा जो भी आएगी, और फिर सेकंड डेरिवेटिव करके देख लूंगा वो मैक्सिमा हो रहा है या मिनिमा हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव तक जाने की तब जरूरत पड़ेगी जब हमारे को ऑप्शन नहीं मिलेगी। यहां से जब आप इसको इक्वेट कर देंगे x² का, एक मिनट, ये x², ये थोड़ी सी करेक्शन है बेटा, ये x³ है यहाँ पर, तो x³ का डेरिवेटिव 3x²/2। अब यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां से जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, मेरे ख्याल से x की वैल्यू आ रही है
ये क्वेश्चन मैंने यहाँ गलत कॉपी कर दिया, एक बार इसको ठीक से करते हैं। यहाँ पर देखिए 32 में मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन है 40x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1/3x³। मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा 40 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर बाय 3। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख देते हैं, फिर ये मेरे पास आ जाएगा बेटा 40 एज इट इज प्लस 6x एज इट इज, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या है बेटा, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के अब दो मेथड हैं। या तो आप इस क्वाड्रिक को सॉल्व करके और फिर x की वैल्यू निकाल लो। वैसे हम इतनी मेहनत करते नहीं है, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शंस पुट करके देख लो। फर्स्ट ऑप्शन x को 15 डालेंगे, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड 0 आती है? नहीं आ रही। सेकंड ऑप्शन x को 20 डालेंगे, नहीं आ रही। थर्ड ऑप्शन में x को 10 डालूंगा, आ रही है। 10 डालूंगा तो बेटा ये 60 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। 60 माइनस 100 इज माइनस 40 और ये प्लस 40, 0 आ गया। तो x इक्वल टू 10 यानी कि सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन हो गई। हमेशा ध्यान रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन बनने के बाद, क्योंकि हमारा मल्टीपल चॉइस वाला एग्जाम है, हमें ऑप्शंस डाल के चेक कर लेना चाहिए और जो ऑप्शन एकदम फिट आ रही हो, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, उस पर टिक कर देना चाहिए। बजाय इसके आप इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा। इसमें आगे बेटा हम 33 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहता है z फंक्शन ऑफ x y इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। देखो पहले तो आप ये समझ लो कि अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस है तो हम उसका यूलर थ्योरम कैसे लिखते हैं? यूलर्स थ्योरम। अगर इसका यूलर थ्योरम मुझे लिखना है तो x इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू r z। r यानी कि जो भी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी होता है वो, ठीक है। डिग्री ऑफ होमोजेनिटी n दिया है तो ये n आ जाएगा, तो इसका यूलर थ्योरम ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। According to the Euler theorem, what will be the value of the given expression x into del z by del x, ये एक्सप्रेशन आ गया, प्लस y into del z by del y, तो क्या आएगा बेटा n into z। बी ऑप्शन यहां पर आ रही है हमारी सही। चलिए अब 34 की बात कर लेते हैं जी। 34 में क्या बोलता है हमको, कहते हैं व्हाट अमाउंट शुड बी डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट 6% per annum rate of interest so that amount after 3 years become इतना। टाइमलाइन बना लेंगे बेटा, आज है 0 ईयर, हमें 3 साल के बाद की बात करनी है। 3 साल के बाद हमारा अमाउंट 10,000 बन गया, आज की डेट में अमाउंट 0 ईयर होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% यानी कि 6/100 और टाइम है 3 इयर्स, ठीक है। यहाँ पर भी आ गया। अब कंपाउंडिंग देखनी है कौन सी है, बस उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। एनुअल कंपाउंडिंग है तो एनुअल कंपाउंडिंग का हम फॉर्मूला लिख लेंगे, Pn इज इक्वल टू P0 1 प्लस R रेज़ टू पावर T। Pn यानी कि एंडिंग वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये हमको मालूम है 10,000। P0 यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू, ये अपने को मालूम नहीं। R की वैल्यू है 0.06 और टाइम है 3 इयर्स। यहाँ पे इसको सिंपल कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। 10,000 इज इक्वल टू P0, ये 1 प्लस 0.06 यानी कि 1.06 का क्यूब, 1.06 का क्यूब आप सिंपल कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको P0 की कुछ वैल्यू मिल जाएगी। ये मेरे पास है यहाँ वैल्यू, दैट इज 8396.19। ये वैल्यू आती है बेटा 8396.19 अप्रोक्सीमेटली। फिर आपके सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो रही है। चलिए बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है, देखिए मैं पूरा पेपर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, मैं अपने अपने सब्जेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं आपके साथ लॉ, मैथ, स्टैट्स, ऑडिट ये पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाले टॉपिक। बाकी भी डिस्कशन होगी, ये भी प्रवीण सर डिस्कस करेंगे, उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा आपके पास। एक बार 45th क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा। सपोज दैट द मार्केट डिमांड फंक्शन ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री इज गिवन बाय दिस। क्वांटिटी डिमांडेड दिया है एंड मार्केट सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड भी दिया है। अगर दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो बेटा इक्विलिब्रियम आ जाता है, आपको पता है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। क्वांटिटी डिमांडेड है 5750 माइनस 50p
इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड है बेटा 2750 प्लस 50p। यहां से इसको आप सिंपली सॉल्व करके p की वैल्यू निकालेंगे, इधर जाके 100p हो जाएगा और ये इधर माइनस हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर 30 आ रहा है, बी ऑप्शन। चलिए जी, अब हम कुछ लॉ की बात भी कर लेते हैं। लॉ के हमारे पास हैं 65 से क्वेश्चंस। ये आ गया है बेटा 65। हाँ जी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड, बट वॉइड एग्रीमेंट नेसेसरली इलीगल। बेटा एक बार मैं कंसेप्ट आपको रिवाइज करवा दूं, जरा थोड़ा सा याद दिला दूं। देखो जी, आपने किसी का मर्डर करने के लिए पैसे दे दिए, ले लिए, सुपारी दे दी या सुपारी ले ली, ये हो गया जी इलीगल काम। ये इलीगल तो है ही है, साथ में वॉइड भी है। एक तो इलीगल काम कर रहे हो, पुलिस जेल में भी डालेगी, दूसरा वॉइड भी, आप इस तरीके से दिया गया और लिया गया पैसा लीगली क्लेम भी नहीं कर सकते दोबारा। लेकिन अगर आप गोवा के कसिनो में जुआ खेल रहे हो, दैट इज नॉट इलीगल। कसिनो वाले के पास लाइसेंस है, कुछ जगहों पर हिंदुस्तान में अलाउ कर दिया गया है, तो इलीगल नहीं है। लेकिन बेटा वॉइड है, जुए में जीता गया हारा गया पैसा लीगली नहीं क्लेम कर सकते आप। इलीगल और वॉइड में आपको फर्क समझ में आता है। अगर अब हमारी कोई मेन ट्रांजैक्शन इलीगल होती है, तो उससे जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन यानी कि कोलेट्रल ट्रांजैक्शन भी इलीगल हो जाती है। ठीक है जी। अगर हमारी कोई मेन ट्रांजैक्शन वॉइड है, सिर्फ इलीगल नहीं है, सिर्फ वॉइड है, तो उससे जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन वैलिड रहती है। इलीगल के साथ जुड़ोगे तो इलीगल हो जाओगे, लेकिन वॉइड के साथ जुड़ोगे तो वैलिड रहेगा। कोई घबराने वाली बात ऐसी नहीं है। मैंने आपको जुआ खेलने के लिए पैसे दिए, आपने उस पैसे से जुआ खेला, हारे जीते जो मर्जी करे, आप उस बंदे से पैसा नहीं क्लेम कर सकते। मैं तो क्लेम कर सकता हूं ना, मैंने आपको लोन लिया था, आप उसका क्या करते हो, मेरी कोई सिरदर्दी नहीं है। ठीक है जी, तो यहां से बेटा बी ऑप्शन ठीक लग रहा है। व्हेन एन एग्रीमेंट इज वॉइड, वॉइड है, इलीगल नहीं है, एग्रीमेंट कोलेटरल टू इट रिमेन्स वैलिड। ठीक है जी। तो अब हमने देखा ही कि अगर वॉइड है तो वॉइड के साथ अगर कोलेटरल होगा तो वैलिड रहेगा। यहां पे इसने लिख दिया इनवैलिड, तो ये गलत है, नॉट ट्रू है। ठीक है, वॉइड के साथ जुड़ोगे तो वैलिड ही रहोगे। नेक्स्ट है बेटा 66, इन विच ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ केवी डेमेटर लेट द बायर बिहेवियर। ये सब लोग जानते हैं, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम जानते हैं। ठीक है जी। चलो, बायर को अगर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे दी एग्जामिन करने की, फिर तो बायर की जिम्मेवारी है, फिर हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। चलो छोड़ो, ये तो बेसिक आप जानते हो। 67 इज द ई गवर्नेंस प्रोग्राम फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बेटा MCA 21 पॉइंट्स का इनका एजेंडा है। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सबने ही किया होगा ऑलमोस्ट। तो 21 पॉइंट का एक एजेंडा है, वो गवर्नमेंट ने रखा है और उसी के अकॉर्डिंग ये MCA की वेबसाइट भी काम करती है। ठीक है। उसके बाद 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो जी, कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं वो आप पहले तो आप ये समझ लो कि अक्रूवल कंसेप्ट पर चलेंगी, कैश बेसिस पर अलाउड नहीं होती। और दूसरा, आप फिजिकल कॉपी भी बना सकते हो उसकी, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में रखना चाहते हो तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन ड्राइव में, कंप्यूटर में रखना चाहते हो तो हमको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो मेंटेन ऑन अक्रूवल कंसेप्ट बिल्कुल सही है जी। मे बी मेंटेन ऑन अक्रूवल और कैश बेसिस, ये गलत हो गया जी, कैश बेसिस पर आप नहीं बना सकते इसको। तो बी ऑप्शन ठीक लग रही है हमको 68 की। ठीक है जी। फिर 69 आते हैं बेटा, ये अपनी तरह का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वैसे इजी है लेकिन वैसे डिफिकल्ट है। इसने बोला सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में क्या है। देखो, अब क्योंकि पेपर में आ चुका है तो आप दोबारा इसको सर्च करके पता लगा लेंगे कि होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन है इसमें। लेकिन इन जनरल हम लोग लॉ में सेक्शंस याद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मैं सेक्शन भी याद करने लग गया तो बेटा सिलेबस ही नहीं खत्म होगा कभी। तो मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चे सवाल का आंसर नहीं दे पाए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, बेसिकली सेक्शन 2 में सबसेक्शन नहीं बोलते, क्लॉज बोलते हैं, हमने किया लॉ में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 46 में होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन है। ये अपने आप में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि सेक्शंस बच्चे याद नहीं करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, अ पर्सन
As per Companies Act 2013, no person shall be eligible to incorporate or become a nominee more than OPC, वन पर्सन कंपनी मोर देन वन। बेटा आप एक से ज्यादा वन पर्सन कंपनी में नॉमिनी या डायरेक्टर वगैरह नहीं बन पाओगे। तो ये भी सिंपल था, ए ऑप्शन है इसका। उसके बाद है 71 फर्स्ट डायरेक्टर्स। फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करेगा बेटा? देखो ऐसा होता है, शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर की मीटिंग में हम लोग डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, तब हमारा जाके बीओडी बनता है। अब शेयर होल्डर की मीटिंग बनाने के लिए भी डायरेक्टर चाहिए, ठीक है? तो डायरेक्टर शेयर होल्डर आएंगे तब तो डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे ना। अभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाने के लिए भी जो डायरेक्टर चाहिए वो फिर प्रमोटर खुद ही कर लेते हैं। प्रमोटर को डायरेक्टर बना देते हैं, डायरेक्टर शेयर होल्डर की मीटिंग करते हैं, और उसके बाद जब वो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है उसमें फिर डायरेक्टर्स डिसाइड हो जाते हैं कि ये हमारे डायरेक्टर बनेंगे और ये नहीं बनेंगे। तो यानी कि फर्स्ट डायरेक्टर्स जो है उनको तो प्रमोटर्स ही अपॉइंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है 72, प्रमोटर्स ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द कंपनी एंड हैव द वाइड पावर्स एज दे आर, समझ लो जी, प्रमोटर्स का काम तब तक होता है जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है बेटा, प्रमोटर ना तो हमारे एजेंट है ना ही हमारे ट्रस्टी हैं, वो तो बस गुड फेथ में काम करने वाले एंजल होते हैं, भगवान होते हैं, ठीक है जी। लेकिन एजेंट और ट्रस्टी नहीं है। प्रमोटर ने जो काम कर दिया, कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट करती है अगर बनने के बाद, तो कंपनी उसके लिए लायबल है, वरना कंपनी लायबल नहीं है। तो प्रमोटर्स आर नीदर एजेंट्स नॉर ट्रस्टीज, ठीक है जी। तो बेटा ये हमारा कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, ऑलमोस्ट 28 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अब इसका मतलब सिंपल था, समझ लो, अगर आपने 2-3 महीने सिर्फ मेरी ही बातें ध्यान से सुन ली होती तो भी आपके 100 में से 28 क्वेश्चंस ठीक हो गए होते, ठीक है। बाकी तो और आप बाकी टीचर्स की बातें भी सुनते हो, तो मेरे ख्याल से आपने अच्छा स्कोर किया ही होगा। एंड वो बच्चे जो अब नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे उनके लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।